हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द क्लासरूम। सर ओके आज सर क्या करने आए हो? आज आपकी शर्ट भी व्हाइट है, बैकग्राउंड भी व्हाइट है। अरे टाइट सफेदी एकदम सफेदी सफेदी कर दी हमने आज। क्या एनीवेज मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। सर आज क्या बात करने वाले हैं? एज यू गाइस नो दैट वेरी वेरी वेल दैट आई यूज्ड टू टेक योर दिस पोर्शन, लीगल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन जो है वो मैं लेता हूँ, राइट? सो दिस पोर्शन, आउट ऑफ दिस पोर्शन वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस वन मॉक टेस्ट पेपर, राइट? दीज मॉक टेस्ट पेपर्स आर पर्टिकुलरली प्रोवाइडेड बाय आईसीएसआई ने भी दिए हैं कुछ, और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों के पास भी अवेलेबल होते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है ये तो लॉजिकल रीजनिंग का आ गया, बट कोई बात नहीं, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चंस को देखना है, सबसे पहले क्या करना है, बहुत 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 ध्यान से क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ कपल ऑफ ट्रिक्स जो हमेशा ही काम करेंगी और दिखा दूंगा आज की क्लास में कि कैसे काम करती है। ठीक है, सबसे पहला whenever in any MCQ if you are getting any option over there, all of the above नाम का आपको ऑप्शन मिलता है या none of the above नाम का मिलता है, none of the above, थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग भी मुझे बताना, ठीक है? इफ आई टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट पार्ट that is like कि जैसे एक एमसीक्यू आता है हमारे पास, उसके ऑप्शंस हैं ए, बी, सी एंड डी। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि बी आंसर होगा? तो प्रोबेबिलिटी क्या है सर? 25% इसकी है, 1/4 इसकी है, 1/4 इसकी है, 1/4 इसकी है। दैट इज द कॉमन प्रोबेबिलिटी। बट जब ऑल ऑफ द अबव होता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। नन ऑफ द अबव होता है, दैट मीन्स अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 75% है तो सर नन ऑफ द अबव की प्रोबेबिलिटी होती है 10 से 15%। बहुत कम चांसेस होंगे कि नन ऑफ द अबव जो है वो आंसर होगा। ऑल ऑफ द अबव आपको दिखता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ये आंसर होगा। इट्स नॉट 100%, इट्स लाइक 75 to 80%। इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि यस यही आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, चलो अब आगे चल के वी आर गोइंग टू प्रूव दिस काइंड ऑफ थिंग्स विद यू गाइस एज वेल। Moving on to next, sir, the very first question from the graph below, which would be the most suitable interference? As I can see over here that the birth rate is increasing, right? We can also find over there that yes, this is the death rate. So which is increasing? The अब सिंपल सी अगर आपसे एक बात पूछूं कि सर हाइट किसकी ज्यादा है, नंबर किसमें ज्यादा है? लुक ओवर हियर, सी नंबर कहां पे ज्यादा है सर? नंबर ज्यादा है बर्थ रेट पे। ओके, सो दैट मीन्स डेथ रेट ज्यादा है। नीचे देखो, नो ट्रेंड इज ऑब्वियस, फॉल्स। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग और नॉट। इफ द बर्थ इज मोर, right? If I tell you that birth rate is higher and death rate is lower, in that situation that means जो बंदे हैं जो पैदा हो रहे हैं वो ज्यादा हैं और जो डेथ हो रही है वो कम है। तो इस सिचुएशन के अंदर द आंसर इज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। अगर पॉपुलेशन के अंदर बर्थ ज्यादा हो रहे हैं, डेथ कम हो रही है, इन दैट सिचुएशन पॉपुलेशन इज गोइंग टू इंक्रीज। देखो बर्थ कैसे इंक्रीज होता जा रहा है, एंड इफ आई टॉक अबाउट द डेथ रेट, वो धीरे धीरे कैसे वो कम है, आई मीन वो भी इंक्रीज हो रहा है कहीं ना कहीं, बट बर्थ रेट से कंपेरेटिवली कम है। ओके सर, आपने जो बताया था वो प्रूव करना बिल्कुल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड लोकसभा। Parliament of India consists of president and two houses, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. Parliament of India consists of Speaker of Lok Sabha and Rajya Sabha and Lok Sabha. No, which one is correct? इन सब में क्या ठीक है सर? इन सब में क्या ठीक है means which of the statements mentioned above are correct? कौन सी सही है सर? इसमें सही है पहले वाली, गलत पहले वाली स्टेटमेंट नहीं। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताओ 1 2 3 4 which statement is correct? A B C D. If I talk about A B C D, tell me which one is right? Sir over here, sir as far as we are concerned na, so this statement is correct, absolutely right, right? Absolutely correct. बट दिस इज पार्टली ट्रू। ये आधा आंसर सही है, पूरा आंसर सही क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। बताया था ना कि कोई भी लॉ बनाते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट की जरूरत पड़ती है। सो दिस इज ट्रू, आंसर इज ए, आंसर इज ए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? तो कौन सी करेक्ट है? सबसे पहले ए, दैट मीन्स द फर्स्ट वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सर, अगली बात पे आते हैं. व्हाट ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. ठीक है, क्या बताया था मैंने, whenever you are going to find all of the above, तो there's a very high probability कि all of the above ही आंसर होगा. कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट, ये होता है. रेगुलेटिंग द ट्रेनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट, ये भी इंस्टीट्यूट करवाता है, और एग्जाम भी इंस्टीट्यूट ही लेता है. तो दैट मींस ईच एंड एवरीथिंग इज करेक्ट, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. व्हेनेवर यू विल फाइंड ऑल ऑफ द अबव, द प्रोबेबिलिटी इज रियली हाई. बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है एज कंपेयर टू एनी अदर आंसर. इसका मतलब ये नहीं है हमेशा सही होगा, आगे चल के दिखाऊंगा गलत भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. राइट, थोड़ा सा और आगे चलते हैं. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑल सिटीजन्स शैल हैव राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. ये क्या है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है. मैं सर कोई भी बिजनेस कर सकता हूँ, मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर एग्जांपल दिया होगा. मैं चाहूँ तो बाद में जाके क्लास खत्म होती है तो गली में जाके बोल भी सकता हूँ गोलगप्पे ले लो, मूली हो, गाजर हो, आलू है, ऐसे करके बेच भी सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ. तो ये क्या है, मेरा राइट है, मेरी ड्यूटी है. सर ये आपका राइट है, दैट इज योर फंडामेंटल राइट. आपका राइट है सर, आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, कहीं पे भी आप अपनी मर्जी का कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन. अगर मैं आज आपसे बात करूं, ठीक है, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मेरी मर्जी है कि सर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके साथ मैं एम्प्लॉयमेंट में हूँ या इसके साथ मैं प्रैक्टिस में हूँ, ये मेरी मर्जी है ना, ये मेरी मर्जी है कि मैं कैसे भी करूँ. एज सिंपल एज दैट. ओके ओके, ठीक है, आगे चलते हैं. जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ध्यान से देखना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिटायर एट एज ऑफ, कितनी एज पे रिटायर होते हैं सर? दे रिटायर एट एज ऑफ, बोलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ सर. 70, गलत. 65. उसने 5 इयर्स वाली तो बात करी नहीं, उसने टर्म नहीं पूछा. अगर टेन्योर पूछा होता तो अलग बात होती, बट यहाँ पर वो कह रहा है 65 इयर्स ऑफ एज और द टेन्योर विच एवर इज, जो भी जल्दी आ जाए, जल्दी खत्म हो जाता है, जहां भी जल्दी पहुंच जाते हैं उस हिसाब से रिटायर होते हैं. आंसर इज 65 इयर्स. ठीक है, और आगे चलते हैं. सर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, क्या बताता है? प्राइवेट कंपनी में 2 मिनिमम और मैक्सिमम 2, सॉरी डायरेक्टर्स है ना, डायरेक्टर्स है, मेंबर्स नहीं है, डायरेक्टर्स है. डायरेक्टर्स हैं तो भी 2, चाहे मेंबर हो चाहे डायरेक्टर हो. इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी द आंसर इज 2. Do remember it is about the minimum number of directors. If the question is going to be like कि maximum number of directors कितने हो सकते हैं? 15. अगर आंसर क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम के बारे में कभी पूछता है तो. ओके, आगे चलते हैं सर. कह रहा सर अब इसके अंदर एक बात बताओ. मैंने कहा जी. कहता सर. ओके, अच्छा अब एक बात देखो, पेपर में ये सेम टर्म देखने को मिलती है और बच्चे क्या करते हैं पता है? प्रियम्बल तो सबने पढ़ा है, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम तक पहुंचते पहुंचते वो भूल जाता है कि सर वहां पे कितनी टर्म्स लिखी हुई थी. यहां पर पूरे के पूरे फंडे से अगर मैं आपकी बात करूं तो देखो, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic. बस इतना नहीं. कह रहे सर यहां पर आया सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, नहीं, ये भी नहीं था. वहां पर 5 वर्ड्स थे. जब मैंने क्लास में बताया था तो मैंने आपको ऐसे बताया था, मैं बेटा देखो 5 वर्ड्स वहां पर देखने को मिलेंगे, 5 वर्ड्स देखने को मिलेंगे. SSDR, ठीक है, हमने कैसे याद किया था? SSDR, सोवन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, SSDR. ओके, देखो, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. सो दिस इज द राइट आंसर. राइट आंसर कौन सा है? द थर्ड वन इज द राइट आंसर. ओके ओके ओके, समझ गए आप मेरी बात? द थर्ड वन इज द राइट आंसर. ओके सर, ठीक है, मूविंग अहेड. ठीक है सर, 5 चीजें याद रखनी है. इट इज वेरी सिंपल टू मेमोराइज कि जो प्रियम्बल है वो आपसे बात करता है SSDR, डॉक्टर. DR माने डॉक्टर, सॉवरन सोशलिस्ट एंड सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल है, उसको याद रखना, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है बिल्कुल भी.
चलो सर मूविंग अहेड, अगली बात पे आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हु इज एम्पावर्ड टू इशू रिट पिटिशन, जो रिट होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो कौन लगा सकता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है। ओके, वही रिट इशू कर सकते हैं। अच्छा, लॉ ऑफ टॉर्ट जो है, अब फिर से देखो, फिर से ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया था कि whenever it comes to any question, whenever it comes to any option, whenever you are getting all of the above, तो देखना क्या आंसर निकल के आता है। द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हायर, बट मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं एवरी टाइम द आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द अबव। नो, दैट्स नॉट करेक्ट, दैट्स नॉट करेक्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट्स डील विद ट्रेसपासिंग, ट्रेसपासिंग से तो डील करता ही है। अगर आप किसी के घर में घुस जाते हैं, दैट इज ट्रेसपासिंग, ट्रेसपासिंग, राइट। आप किसी के एरिया में घुस जाते हो, अनऑथोराइज एरिया में एंटर कर जाते हो, दैट इज ट्रेसपासिंग। डिफेमेशन, किसी को डिफेम करना, और नेग्लिजेंस, ये तीनों चीजों का के साथ डील करता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो दैट मींस द आंसर इज ऑल ऑफ द, दैट इज ऑल ऑफ द। ओके ओके ओके, ठीक है। मूविंग अहेड सर, अगली बात पे आते हैं। कह रहा अब नेक्स्ट इज व्हाट इज मिशन ऑफ आईसीआई। अब बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है, बच्चे मिशन और विजन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। मिशन इज डिफरेंट, what are the various functions which ICSI covers, right, and vision, that is different, ठीक है। तो अगर मैं मिशन की बात करूं, ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोफेशन नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं, यहां पर ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा, यहां पर आएगा टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जहां पर भी हमारे आईसीएसआई के बारे में बात होगी, तो ध्यान रखना, जहां पे वर्ड गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिखेगा ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिखता है एमसीक्यू के अंदर, दैट इज, वही हमारा आंसर होगा। अब सर 2 या 3 में दिख जाएगा तो बस ठीक है, प्रोफेशनल्स फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इतने को याद रखना। कह रहे सर ओके, कौन सी टाइप ऑफ कंपनी कंपनीज एक्ट के साथ नई नई आई है? पहले मैंने बताया था कि पहले सारी कंपनी होती थी, प्राइवेट भी थी, पब्लिक भी थी, सारी कंपनीज थी, पर जो ये 1% कंपनी का कंसेप्ट है, स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट है, ये अब नया आया है। प्राइवेट कंपनी पहले भी होती थी, निधि नाम की कंपनी पहले भी होती थी। सर निधि कंपनी माने, अरे मम्मी कमेटी डालती है ना जगह जगह पे, मम्मी कमेटी डालती है ना जगह जगह पे, किसी को पैसे दे दिए महीने के महीने, बस वो निधि कंपनी, चिट फंड कंपनी है। सरकारी कंपनी पहले भी होती थी, प्राइवेट कंपनी पहले भी होती थी, बट जो नया कंसेप्ट आया है दैट इज 1% कंपनी। वो कथा वाली कहानी सुनाई होगी, याद करो, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा सर टॉर्ट क्या होता है? टॉर्ट क्या है? दैट इज अ सिविल लॉ। फिर से देखो, नन ऑफ द अबव यहाँ पर गिवन जरूर था, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट हैज अ वेरी लीस्ट चांस। इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है कि नन ऑफ द अबव आंसर होगा। मैं आपके साथ लगभग 20 क्वेश्चंस के आसपास डिस्कस करूंगा आपके साथ, बट व्हाट यू विल फाइंड कि नन ऑफ द अबव कहीं मिलेगा ही नहीं, ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। कह रहे सर आप पास हो जाते हो, कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हो, आप आ जाते हो प्रैक्टिस में, ओके। कह रहे तो अब आप ये बताओ, आप कहां कहां पर खुद को अपीयर कर सकते हो, आप एज एन ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव कहां कहां पर जा सकते हो? एनसीएलटी में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं सर, रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में जा सकते हैं, और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में भी अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, किसी का केस लड़ने के लिए जाते हैं तो हम तीनों जगह पर जा सकते हैं। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अब देखो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आंसर था, सिर्फ एक जगह पर नहीं था, ठीक है। उसके बाद एक और जगह पे हमने ऑल ऑफ द अबव देखा, ये भी फिर से आंसर था। 3 on 2, सर अपना फैक्ट प्रूव करके जाएंगे, देख लेना, ठीक है। 3 on 2, 4 में से 3 देख लो, 4 में से 3 ऑल ऑफ द अबव आंसर है। और उसके बाद मैंने क्या बताया था यहाँ पर, देखो अप्रोक्सीमेटली 75% होता है। 4 क्वेश्चंस आपने मेरे साथ करे हैं जिसमें ऑल ऑफ द अबव का आंसर था, और 3 का आंसर ऑल ऑफ द अबव निकला है। अगर पेपर में फंस जाते हो, वहां पर आपको आंसर नहीं पता, ऑल ऑफ द अबव एक ऑप्शन है, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको आंसर नहीं आता है तो, ओके। सबसे पहले एक बात बताओ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किससे डील करता है? टैक्स बताता है? तो नहीं सर। ट्रांसफर बताता है? ओनरशिप बताता है? कहता नहीं सर, ये तो एग्रीमेंट की बातें करता है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की। एग्रीमेंट दिख रहा है कहीं पे? हाँ, इसमें दिख रहा है, यस, यही आंसर है। बहुत बार हमें आंसर नहीं पता होता, तो हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन से खेलते हैं। जब हम जाके कल को आगे जाके डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, तो बताऊंगा वो एलिमिनेशन से कैसे खेला जाता है, राइट। आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, कंपनी की प्रॉपर्टी किसकी है?
कंपनी की प्रॉपर्टी किसकी है? मेंबर की है, शेयर होल्डर की है। मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूँ, मैं चला जाऊँ रिलायंस के ऑफिस, बोल दूं अरे मुक्कू खड़ा हो यार, मैं आया हूँ आपसे, मैं बैठूंगा, चल। मुक्कू कौन सा? मुकेश अंबानी। मैं चला जाऊं वहां पे, बोल दूं अरे मुक्कू कल से भाई आएगा, तुम जाओ घर अपने। ऐसा हो सकता है? नहीं सर, मेंबर नहीं है, शेयर होल्डर नहीं है, प्रोमोटर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोमोटर ने तो कंपनी स्टार्ट करी है, और कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है। अब जो यहाँ पर कंपनी की प्रॉपर्टी है वो कंपनी के ही नाम पर रहती है, रिलायंस की प्रॉपर्टी रिलायंस के ही नाम पर है और किसी के नाम पर नहीं है। इस बात को याद रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है सर, अगर लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर, एक मेंबर माने शेयर होल्डर, एक कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर्स, एक कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर्स अंडर द कंपनीज एक्ट, वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। बताओ। नन ऑफ द अबव बोथ ए एंड बी, ये तो आंसर ही भाई साहब कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है, कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, अगर एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड। कितनी? अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर्स, तो बस यहाँ पर है लिमिटेड टू इट्स शेयर होल्डर्स। जितने शेयर्स है मेरे पास, जितना अमाउंट अनपेड है, उतनी ही मेरी लायबिलिटी। अब फिर से अपना ऑल ऑफ द अबव वाला फंडा फिर से दिखाता हूं। कहता है इसेंशियल एलिमेंट्स, आपने सेक्शन नंबर 10 के अंदर पढ़ा होगा ये, ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए? हाँ सर। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए? हाँ। फ्री कंसेंट होनी चाहिए? हाँ। सब होना चाहिए। तो दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव। हमेशा ऐसा नहीं होगा। फिर से कह रहा हूं, प्रोबेबिलिटी बेटा 75% है, पर हमेशा से ऐसा नहीं होगा। नन ऑफ द अबव आंसर हो, ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। 4 सवाल में से एक का आंसर भी, 4 जगह उन्होंने नन ऑफ द अबव लिख दिया है ना, एक भी 4 में से नन ऑफ द अबव का आंसर नन ऑफ द अबव हो जाए, वो भी मुश्किल है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अपने आप ही पता चल जाए। कह रहे सर, पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स विच आर रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट अ पब्लिक कंपनी, जल्दी बताओ, बताया था सेक्शन नंबर 2 में सारी डेफिनेशन होती है। 7 लोग मिलके एक कंपनी बना रहे हैं, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 71, कितने मेंबर चाहिए होते हैं? कम से कम 7। ठीक है, 7। याद रखना, बहुत बेसिक है। हमारा आईसीएसआई कब आया था? हमारा आईसीएसआई कब आया था सर? हमारा आईसीएसआई आया था 1975 में। गलत। आपको मैंने बताया है कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980, हम 1980 में आए थे। सीए वाले आगे थे यार, पहले पहले आगे थे वो लोग 1949 में। हमारी तो पहचान ही जाके बाद में हुई कि नहीं यार, ऐसा भी एक प्रोफेशन है, इसकी भी जरूरत है, 1980 में जाके। ओके ओके ओके, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्या आपने देखा कि आर्टिकल नंबर 370 आया, आर्टिकल नंबर 35 आया, जिसमें हमने देखा कि हर एक एक्ट जहां जहां पर पहले लिखा होता था नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू कश्मीर, अब वहां लिखा हुआ जाता है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, कि भैया पूरे इंडिया पर अप्लाई होता है। तो वो एक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर ऑर्डर 2019। ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो किसने इशू करा था? किसने इशू करा था? प्राइम मिनिस्टर ने? प्रेसिडेंट ने? किसने? सर, आज से जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा, मोदी जी ने करा होगा सर। नहीं यार नहीं, देखो मैंने यहाँ पर हिंट भी दी है कि सर ये ऑर्डर है, ये एक्ट की फॉर्म में आप लेकर आए हो, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर करने जाओगे, आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आंसर क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कह रहे सर अब विजन की बात करते हैं। तो सर आपने बताया था जहां गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिखे वही आंसर है, बस शाबाश। पर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिख रहा है यहाँ तीनों में। सर ठीक है, अब देखो कैसे कैसे देखना, कैसे काम करना है। ग्लोबल लीडर इन गवर्नेंस ये तो नहीं है सर। डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल फैसिलिटेटिंग, ये तो हमारा मिशन है सर। टू प्रमोट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नहीं नहीं नहीं, ये वाला है टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो सभी कर रहे हैं, पर हमारे को उसका लीडर बनना है, हमारे को उसका लीडर बनना है। ओके ओके ओके, ठीक है, चले आगे। बात समझ में आ रही है? तुक्का ना लगाएं, सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी जो मैंने बताई है उसको ध्यान में रखें और अपनी पढ़ाई करें। तुक्के से कुछ नहीं होता है, तुक्के से कुछ नहीं होता। ठीक है, ना आता हो तो ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव वाला खेल खेलें। जिस क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव है वहां लगाकर आ जाना, अगर नहीं आता है तो आता है तो बहुत अच्छी बात है।
कह रहा पैसेज को रीड करो और ये बताओ कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। Aristotle's attitude to law and justice was not simply theoretical fiction. There is evidence that both shaped legal practices, law and equity. ठीक है, even more clearly built on an already developed and developing tradition of Athenian legal thought. We have courts of almost no records of actual outcomes of jury trials, no record at all of the deliberations, as each juror cast a separate vote after hearing the various judgments, apparently without any mutual consultations. यहाँ तक आ गया सर, कुछ समझ में आया? कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। अगर ये पेपर में देखने को मिल गया बहुत आसान है, जो भारी भारी वर्ड दिखे उसको देख लेना बस। We are, however, have many examples of persuasive speeches delivered to juries, and because of the orator's reputation rested on his ability to persuade a jury of average citizens chosen by lot, we can rely on these speeches for evidence of widespread popular beliefs about the legal and ethical concepts. क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो? These speeches show the orators relying on the concept of law and even of the justice. मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनकी अंग्रेजी बहुत वीक है, बहुत वीक है। This is very much like one that Aristotle renders explicit and systematic. Thus, litigants frequently call for justice tailored for the circumstances of their own case, and they frequently use the expression as dikaya, those things that are just in that sense, and they often proceed in the written law is understood to be a set of guidelines with gaps to be filled in or corrected by equity argumentation. Okay. In the process, frequent appeal is made to jurors' sense of fairness, as if once the particular circumstances of the case are understood, they can be expected to see justice consist of an equitable determination. एक वर्ड है जो बार बार घूमता जा रहा है, वो कौन सा है? इक्विटी। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे एक्सपेक्टेड टू बी इक्विटेबल, डिटर्मिनेशन आया, फिर उससे पहले फिर इक्विटी की बात करी, फिर इक्विटी एंड जस्टिस की बात करी। ज्यादा मैं उन बच्चों के बारे में अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ who have a proper command over English, बट मैं उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनका मतलब जिंदगी की एक ही जंग है कि अंग्रेजी में अपना हाथ तंग है, वैसे वाले बच्चे हैं जो अपनी क्लास में, राइट। तो अभी क्या करना है, कौन से वर्ड्स हैं जो रिपीटेटिवली यूज हो रहे हैं? सर लॉ, इक्विटी और जस्टिस, बस। क्या लॉ, इक्विटी और जस्टिस, क्या ये वर्ड्स किसी एक आंसर के अंदर दिख रहे हैं आपको? The people who know that very well, तो ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे कि सर व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ जस्टिस, जस्टिस क्या डिमांड करता है। व्हेनेवर इट कम्स टू कोई भी एक केस आता है तो उस केस में जब भी जजमेंट दी जाती है, जब भी फैसला दिया जाता है, तो उस फैसले से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है। दैट मीन्स जस्टिस की डिमांड क्या है यार, सिंपल सी बात। ओके, कह रहे सर अब सिंपल कंट्रास्ट बिटवीन जस्टिस एंड इक्विटी, नहीं, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं। लॉ एंड इक्विटी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल स्टैंडर्ड्स इन इंटरव्यूमन लीगल प्रैक्टिस, ये हो सकता है, ठीक है। नन ऑफ द अबव, इसकी तो चांस बहुत कम है। नन ऑफ द अबव हो भी तो भी मत लगाना, ये आंसर नहीं होता है, बहुत मुश्किल है। वी हैव टू चूज बिटवीन जस्टिस एंड इक्विटी एंड रूल ऑफ द लॉ एज द अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ व्हाट जस्टिस डिमांड्स। यस, दिस इज माय आंसर, ये है मेरा आंसर, ठीक है। मेरा जो आंसर है वो यही है। ओके, ठीक है, चलें आगे। बोलो, यहाँ पे कहीं ना कहीं दिस इज ऑल अबाउट योर, कहीं ना कहीं जब आपको बिजनेस कम्युनिकेशन की भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इन चीजों को आइडेंटिफाई करना इट्स वेरी इजी। ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ऐसे पैराग्राफ्स, तो व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, इसको छोड़ दो, बाकी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन इटसेल्फ, तो ये कहीं ना कहीं मेरे 2 से 3 मिनट ले जाएगा, मिनिमम 2 से 3 मिनट इसको रीड करने में ही चले जाएंगे और 2 मिनट में यहाँ वेस्ट कर दूंगा। जितने के अंदर इफ आई टॉक अबाउट दिस 5 मिनट्स इज समथिंग which this paragraph is going to consume, within that much time I can easily answer 5 questions. 5 questions मैं फिर से कह रहा हूं, avoid those lengthy questions, जो भी lengthy questions आ रहे हैं उसको बाद में एंड में जाकर करना, एंड में जाकर करने हैं, पहले वो नहीं करने।
ठीक है, पहले नहीं करने हैं, दे आर सपोज टू बी आंसर्ड एट द एंड when you have ample amount of time. First you need to go through with the paper properly, after that do those questions in which you know that yes यही आंसर है, वो वाला करना है फिर, right? बस that's it, we are done for the day. आज के लिए इतना ही. अगर फिर भी कहीं पर कोई भी क्वेश्चन है, you can drop your question. ठीक है, आपके पास I mean जो बच्चे क्लासेस में मेरे पास हैं उन लोगों के पास व्हाट्सएप नंबर भी है, आप व्हाट्सएप पे अपना डाउट छोड़ सकते हो एनी टाइम 24/7. सर 24/7 तो अवेलेबल नहीं है, बट आप लोग जब भी आपको ठीक लगेगा अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हो. ठीक है, बस दैट्स इट, वी आर डन फॉर द डे. बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन नेक्स्ट क्लास. बाय.